नमस्कार, मिड डे न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकती। स्कूल के जो छात्र हैं वो यूनिफॉर्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेजेस में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कई याचिकाओं को खारिज किया गया जो शैक्षणिक संस्थानों में इजाजत को लेकर दी गई थी। इससे पहले कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई थी ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। गौरतलब है कि हिजाब विवाद के बीच एक बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या कर दी गई थी और इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। बताते चलें कि हिजाब विवाद पर फैसले से पहले बेंगलुरु में कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि 15 मार्च से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से पहले दक्षिण कन्नड़ डीसी ने 15 मार्च को सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजेस की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी। कर्नाटक सरकार ने मामले में कोर्ट से कहा है कि सिर्फ संस्थागत अनुशासन से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दरअसल विवाद उस समय शुरू हुआ था जब उडुपी के कुछ छात्रों ने शिक्षकों के उस अनुरोध को दरकिनार करते हुए हिजाब का इस्तेमाल बंद करने से इंकार कर दिया था और इसके बाद छात्र कोर्ट पहुंच गए थे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। देखिए, स्कूल और कॉलेज में अब विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और कोर्ट के इस फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई है। इसे लेकर ट्वीट भी किया है। हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और फिर भी हम उन्हें एक साधारण अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का भी मसला है, महबूबा मुफ्ती का ये कहना रहा। तो पूरे मसले पर राजनीति अब तेज हो गई है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है और इतना ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बाकी संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। AIMIM नेता और हैदराबाद से सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। महबूबा मुफ्ती भी नाराजगी जता रही हैं और अज़दुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी जताई और कहा कि इस फैसले के मैं खिलाफ हूं और यह मेरा हक है कि अगर मैं सहमत नहीं तो असहमति जता सकूं। और अब इस पूरे विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद देते हैं जो इस देश के अनुकूल है। आप ही से मैं पूछना चाहता हूं, क्या शैक्षणिक संस्थान, सेना, सिपाही, इसमें मजहबी ड्रेस चलेगा? मजहबी ड्रेस सड़क पर घूमने के लिए है, सिनेमा देखने के लिए है, होटल जाने के लिए है, हॉस्पिटल जाने के लिए है, शैक्षणिक संस्थान के लिए और सरकारी काम जहां होता है, प्रशासनिक काम जहां होता है, वहां मजहबी ड्रेस में जाएंगे तो इससे काम में बाधा पहुंचेगी। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो बहुत सुंदर आदेश है। तो देखिए, कहीं पर तो हिजाब विवाद को लेकर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है समर्थन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर एक यूनिफॉर्म एक कोड होगा
तो फिर सभी बच्चे एक समान होंगे। इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। लेकिन कई जगहों पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं में हम ये भी देख पा रहे हैं कि असहमति जताई जा रही है, लोग खुश नहीं है, नाराजगी जाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो धर्म के नाम पर स्वतंत्रता हमें दी गई है या महिलाओं को दी गई है, उस अधिकार से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। अजदुद्दीन ओवैसी साहब भी नाराज नजर आ रहे हैं, खुश नजर नहीं आ रहे हैं कोर्ट के इस फैसले से। बढ़ते हैं आगे। भारत ने हाल ही में गलती से एक मिसाइल दागी थी जो कि पाकिस्तान में उतरी। भारत इस दुर्घटना पर गहरा खेद जताते हुए कह चुका था कि घटना उसके नियमित रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। अब पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि मिसाइल भारत की तरफ से छोड़ी गई थी। वहीं आज राज्यसभा में बयान के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से बीजेपी का संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगर सांसदों के बच्चों को टिकट ना देना पाप है तो मैंने ये पाप किया है। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि अगर किसी के टिकट कटे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से यह भी कहा कि वो इसका आंकलन करें कि चुनाव में बीजेपी को कुछ सीटों पर हार का सामना आखिर क्यों करना पड़ा। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि आप अपने अपने इलाके में हारे हुए 100 बूथों का आंकलन करें और एक रिपोर्ट तैयार करिए कि हम क्यों हारे, ताकि उन हार के कारणों का पता लगाया जा सके और आगे ठीक किया जा सके। पीएम ने पार्टी सांसदों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, वंशवाद राजनीति के लिए दूसरी पार्टियां हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इस बैठक में यूक्रेन से भारतीयों को निकालने को लेकर भी बात कही है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर भी कहा कि कश्मीर का सच दबाने की कोशिशें हुई हैं। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी समेत तमाम नेता और सांसद मौजूद थे, जहां 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करने पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा का सम्मान किया। और कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आज संसद भी पहुंच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को खारिज कर दिया। सर, अभी 2-3 दोबारा थोड़ा खड़वा सच को बोलना चाह रही। कश्मीर फाइल्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले, उसका खिलाफ बात करने वाले नए 100-200 इतना ही हुआ। आप इसके ऊपर क्यों इतना चिंताजनक बात कर रहे हो? सर, उस समय का 2-3 सच्चाई हम याद करना चाहिए।
जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था, और मैं बोलना नहीं चाहती। नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर। हस्बैंड के सामने वाइफ का, you will understand, sir. Can't even utter this here. Can't even utter this. People were threatened. You will convert or else you will not be alive. ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंका। नहीं, that didn't happen. Denial, आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए। इवन नाउ, ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया, और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से, उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ। डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए, और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था, पता नहीं। और खुद वो, क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो निकल गए। आगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से खुद को निष्कासित करने की मांग कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है, और अगर वो आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है, और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान है, तो एक उचित उत्सव है होलिका दहन, और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इसी होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। हरीश रावत ने आगे कहा कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पार्टी मेरे ऊपर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। इससे पहले हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत न दिला पाने पर पीड़ा और शर्मिंदगी जाहिर करते हुए कहा कि वो पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं जिन्होंने उन पर भरोसा जताया था। हाल ही में घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों में कांग्रेस जहां 70 में से सिर्फ 19 सीटें जिस पर सिमट गई, वहीं रावत भी खुद लालकुआ क्षेत्र से पराजित हो गए। प्रदेश में बीजेपी 47 सीट पर जीत हासिल कर लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। कल से पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है, जहां भगवंत मान पंजाब के सीएम के रूप में शपथ लेंगे। आपने पंजाब को लेकर लोगों से कई वादे किए हैं जिन पर आने वाले समय में उन्हें खरा उतरना होगा। भगवंत मान कभी नशे को लेकर खुद भी विवादों में रहे हैं, लेकिन नशे की लत से पंजाब के युवाओं को एक बार फिर से खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी होगी। खैर, समय के साथ उन्हें कसौटी पर खरा उतरना होगा। वहीं पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उन पर आइए एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से वादे रहे, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उनके सामने। सभी घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, पहला और बड़ा वादा जो करके सत्ता में कह सकते हैं कि आई है आम आदमी पार्टी। खेती के लिए भी वादा किया है कि सभी किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो मुफ्त बिजली का कह सकते हैं कि प्रलोभन दिया गया था, और 2500 रुपए प्रति महीना बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। ये भी एक वादा रहा था उनकी तरफ से जिसे पूरा करना होगा, और सभी कॉलेजेस में फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। ये भी वादा किया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसी के साथ पुलिस वालों के लिए 8 घंटे ड्यूटी का समय तय किया गया है। इस वायदे को भी
कितना पूरा कर पाती है पार्टी, देखना होगा। पंजाब के सभी किसानों और किसान मजदूरों की कर्ज माफी का एक बड़ा वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। 25 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। आम आदमी पार्टी के वायदों की लिस्ट में एक ये वायदा भी है कि 25 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपने वायदों के पिटारे में जिक्र किया था। कॉलेजों तक सभी के लिए मुफ्त शिक्षा होगी। जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए कॉलेज तक सभी शिक्षा मुफ्त होगी। सभी स्कूल कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। दिल्ली की तर्ज पर यह बात कही गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पंजाब में भी ऐसा होगा और सभी घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में भी ये वादे किए गए हैं और खेती के लिए सभी किसानों को 12 घंटे फ्री बिजली दी जाएगी। और इसी के साथ पंजाब में चुने गए 50% विधायकों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वो आपको बता देते हैं 2017 के मुकाबले में 13% की बढ़ोतरी इनमें हुई है। जो 50% विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। 27% विधायकों पर गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 50% विधायकों पर जो आपराधिक मामले हैं उनको हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक पर मर्डर केस का मुकदमा भी है। एक विधायक ऐसा है जिस पर मर्डर केस का मुकदमा है और 92 विधायकों में से 52 विधायक ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और इसी के साथ कांग्रेस के 18 में से 3 विधायकों पर ये आपराधिक मामले दर्ज है। तो 50% विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बढ़ते आगे, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही बढ़ गई है। तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही। बीजेपी को कोसता है, जदयू का मांझी जी को कोसता है, मांझी जी सरकार को कोसते हैं और एनएसए को इस्तीफा दे देता, को कुछ करता। आपस में लड़ रहा है सर, आपस में लड़ता है। ये बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल देते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, अफसर नहीं छूटता। यही जायसवाल जी और राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस साल अब डेंगू के मामलों की संख्या 48 हो गई है। सोमवार को जारी तीनों नगर निगम की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल 5 मार्च तक शहर में डेंगू के 42 मामले दर्ज किए गए। मगर डेंगू के संबंध में सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 12 मार्च तक डेंगू के कुल 48 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 1 जनवरी से 12 मार्च के बीच डेंगू के 5, 2020 में 6, 2019 में 3, 2018 में 9, 2017 में 8 मामले दर्ज किए गए थे। मच्छर जनित रोगों के मामले आमतौर पर जुलाई और नवंबर के बीच रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन ये अवधि दिसंबर के मध्य तक बढ़ सकती है। पिछले साल राजधानी में डेंगू के 9,613 मामले सामने आए थे, जो 2015 के बाद से एक साल में सबसे ज्यादा थे। इसके अलावा 23 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से पहले साल 2020 की अगर बात करें तो तब डेंगू के 1072, साल 2019 में 2036, 2018 में 2798, साल 2017 में 4726, साल 2016 में 4431 और साल 2015 में डेंगू के मामलों की संख्या अक्टूबर में ही 10,600 के पार हो गई थी, जो 1996 के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामलों की सबसे ज्यादा संख्या थी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा जिले के 400 इलाके में मंगलवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर अवंतीपोरा जिले के 400 इलाके में हो रहा है। एनकाउंटर में एक आतंकी को सुरक्षा कर्मियों ने मार भी गिराया। सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी मिली थी कि इलाके में आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद इनपुट के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग भी कर दी और एनकाउंटर शुरू हो गया।
वहीं दूसरी तरफ सहारा इंडिया की योजनाओं में निवेशित लाखों निवेशकों को उनका पैसा अब तक मिल नहीं पाया है। सरकार ने संसद में बताया कि सेबी अब तक 138.07 करोड़ रुपए ही सहारा इंडिया के निवेशकों को वापस कर पाया है। संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सहारा इंडिया ने अपनी स्कीमों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने करीब 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 63,800.50 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक निवेशकों से जुटाई गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,503.69 करोड़ रुपए जमा किए गए। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट से जुड़े कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपए की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्ड होल्डर्स को रिफंड किया है। सरकार ने कहा है कि बाकी बचे शेष आवेदन या तो SIRECL या SHICL द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज और डेटा में उनके रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण या सेबी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लेकर बॉन्ड होल्डर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण बंद कर दिए गए। वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पूर्व जस्टिस BN अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह के आधार पर सेबी ने रिफंड किया है। सेबी ने आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दायर की और कोर्ट से और दिशा निर्देश की मांग उनकी तरफ से की गई। बढ़ते आगे, ओमिक्स ग्रुप में लेन देन में गड़बड़ी के आधार पर 45 ठिकानों पर छापेमारी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि 45 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ये छापेमारी हुई है। 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रियल एस्टेट के बड़े ग्रुप ओमिक्स पर 45 ठिकानों पर एक साथ रेड की है। ये छापेमारी अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन और कैश के लेन देन में कोई गड़बड़ी के इनपुट मिलने के बाद की गई। इस IT रेड में 250 से ज्यादा अधिकारियों की टीम शामिल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित फॉरेस्ट पास सोसाइटी में पहुंच गई है। इस सोसाइटी में ओमिक्स ग्रुप के CFO रहते हैं। IT डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि नोएडा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में ओमिक्स के 45 ठिकानों पर IT डिपार्टमेंट ने रेड की है। इनमें से नोएडा के 3, गुरुग्राम के 3, गाजियाबाद की 1, चंडीगढ़ के 4, लुधियाना के 3, लखनऊ के 5 और इंदौर के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 62 और 93 में भी छापेमारी हुई और इस छापेमारी में आयकर विभाग, कई जगहों की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों की मदद की गई है। IT डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक ओमिक्स बिल्डर पर अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन और कैश के लेन देन के इनपुट मिले। टैक्स की चोरी के साथ साथ बड़ी मात्रा में नगद राशि लेकर फ्लैट बेचने का आरोप भी ओमिक्स बिल्डर पर लगा है। तो करीब 45 ठिकाने हैं जहां पर यह छापेमारी की जा रही है। मिड डे न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।